बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 154 और हम कर रहे थे चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया आपकी हिस्ट्री में। कल हमने स्टार्ट ले लिया था चैप्टर, और चैप्टर लास्ट में हमने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की बात की थी कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कैसे सोचा गया, क्या गांधी जी ने क्या सोचा और नॉन कॉपरेशन क्या था, खिलाफत क्या था, हमने वो सब बात की थी। अब हम थोड़ा उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। इन हिज बुक हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम उन्होंने लिखा था हिंद स्वराज। ये एक बहुत फेमस बुक थी महात्मा गांधी की, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी। तो महात्मा गांधी ने अपनी बुक में ये डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था बिकॉज ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। ये बात मैंने कल भी की थी आपसे कि जो ये बात गांधी जी ने अपनी बुक में कही थी। ठीक है, सो गांधी जी ने बुक में यही कहा था कि भाई जो ये ब्रिटिश रूल था एस्टैब्लिश हुआ था इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से, और वो इतने साल सर्वाइव हुआ बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन ओनली। मतलब इंडिया के जो हम इंडियंस ने कॉपरेट किया इसीलिए ये रूल सर्वाइव हुआ, इसलिए मतलब ये जो ब्रिटिश रूल है वो चला। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियंस ठान लें कि हमें कॉपरेट नहीं करना है, हमें इनको अपने ऊपर राज्य करने नहीं देना है, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स। मतलब जो ब्रिटिश राज जो इंडिया में चला था उस टाइम, जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, वो एक साल में ही खत्म हो जाएगा एंड स्वराज वुड कम, मतलब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। गांधी जी ने ये सोचा था कि अगर हम नॉन कॉपरेट करेंगे, गांधी जी ने सोचा था कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं, मिल जाएं और हम सब नॉन कॉपरेट करें, इनको सपोर्ट ना करें, तो एक साल में इनका राज्य गिर जाएगा और हम एक साल में आज़ाद हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ होता तो आप तो ये पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ रहे होते। क्यों? क्योंकि एक साल में ऐसा हुआ नहीं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी की सोच थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, अगर एक साल तक ब्रिटिशर्स को साथ ना दें, कॉपरेट ना करें, तो ब्रिटिशर्स एक साल में खाली करके चले जाएंगे इंडिया। पर 1947 हो गया इंडिया को आज़ाद होते। मतलब गांधी जी की सोच कहीं ना कहीं सही थी कि आप कॉपरेट ना करो, ब्रिटिशर्स के साथ एक हो जाओ। उसको पर टाइम लगा, मतलब गांधी जी ने सोचा था एक साल में हो जाएगा, पर एक साल में ये नहीं हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस था इंडिया का आज़ाद होना, और इसी पे ही पूरा चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है। ठीक है, सो तो गांधी जी ने मतलब नॉन कॉपरेशन के गांधी जी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, उन्होंने तो यहाँ तक भी सोच लिया था अगर सक्सेस गया तो एक साल में हम लोग फ्री भी हो जाएंगे। पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पहले तो वो खिलाफत में उन्होंने पहले मुसलमानों को साथ किया, हिंदुओं का हिंदुओं को समझाया, मुसलमानों को साथ किया, हिंदू तो थे ही उनके साथ, मुस्लिम्स को साथ लिया। उन्होंने सोचा हिंदू मुस्लिम एकता करेंगे और फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि हिंदूज मेजोरिटी में थे, मुसलमानों की भी थी उस टाइम। सो सब मिलके इन ब्रिटिशर्स को भगा देंगे। पर उस टाइम जो कांग्रेस था, कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के मूड में नहीं था। गांधी जी, अगर आप कहें तो गांधी जी की पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। सो उस टाइम जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी जो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि वाई कांग्रेस वॉज नॉट इन फेवर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द स्टार्टिंग। शुरुआत में कांग्रेस क्यों नहीं सपोर्ट कर रही थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को? खिलाफत कमेटी तक ने सपोर्ट किया, तो कांग्रेस क्यों नहीं कर रही थी, जो कि गांधी जी की पार्टी मानी जाती। भाई गांधी जी ने शुरू से ये पार्टी पे मतलब थोड़ा सा अपना कहते हैं ना सपोर्ट दिखाया, तो क्यों ऐसा? आंसर है, इस मूवमेंट में ऐसा था कि काउंसिल इलेक्शंस नहीं होंगे। काउंसिल इलेक्शंस स्केड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920 वर टू बी बॉयकॉटेड। अभी इस मूवमेंट के हिसाब से काउंसिल इलेक्शंस जो कि नवंबर 1920 में होने वाले थे, उसमें किसी को भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे, अब काउंसिल इलेक्शंस को कांग्रेस बॉयकॉट करेगी। काउंसिल इलेक्शंस क्या थे? काउंसिल इलेक्शंस उस टाइम देखो सब कुछ ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में कर लिया था। उस टाइम गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की थी,
इलेक्शंस भी आपको पता है गवर्नमेंट ही कंडक्ट कराती है, तो उस टाइम जो इलेक्शंस थे तो ब्रिटिशर्स कंडक्ट कराने वाले थे, तो उसमें मना भाई, क्योंकि आप ब्रिटिशर्स की सारी चीज़ों को बॉयकॉट कर रहे हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो आपको मतलब कांग्रेस को, अगर कांग्रेस ये मूवमेंट ज्वाइन कर रही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भाग ले रही है, तो काउंसिल इलेक्शंस जो कि नवंबर 1920 में होने वाले थे उसमें उसको भाग नहीं लेना था। और मतलब ना, अगर वो ज्वाइन कर रही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो उसको भी ये बॉयकॉट करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसिल इलेक्शन भी किसका, ब्रिटिशर्स का है। तो एक तरह से कांग्रेस ये नहीं चाहती थी, कांग्रेस इलेक्शंस में खड़ा रहना चाहती थी। तब कांग्रेस एक बहुत ही लीडिंग पार्टी थी, कांग्रेस का बहुत दबदबा था, इकलौती पार्टी थी, तो वो चाहती थी हम खड़े रहें, हम जीतें। उन्हें एक तो ये था कि भाई हम इलेक्शंस में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो सारे ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करना है, तो हमको इलेक्शंस भी छोड़ने पड़ेंगे हमारे। उन्हें डर था कि जो मूवमेंट है, और दूसरा डर क्या था, कांग्रेस का दूसरा डर था कि ये जो हम ये मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, कहीं ये दंगे फसाद में ना कन्वर्ट हो जाए, कि जो ये मूवमेंट है कहीं वायलेंस ना कर दे देश में, ठीक है। दंगा फसाद भी नहीं चाह रही थी कांग्रेस, एक उस टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो शांति चाह रही थी, ठीक है। सो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस डर रही थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनते। पहला है कि उसे काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट करने पड़ रहे थे, पर कांग्रेस पार्टिसिपेट करना चाह रही थी इलेक्शंस में, उसको लगा था कि मैं ही, भाई कांग्रेस उस टाइम पावर में थी तो वही जीतती। और दूसरा कांग्रेस का डर था कि देश में दंगे हो जाएंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुसलमान को साथ ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो कांग्रेस, और थोड़ा ब्रिटिशर्स का भी पावर बहुत ज़्यादा था, कांग्रेस को नहीं समझ आ रहा था कि हमारे मूवमेंट से हम ब्रिटिशर्स को हिला पाएंगे। तो ये दो कारण थे, वायलेंस का डर और काउंसिल इलेक्शंस में ना खड़े होने का डर। इन दोनों के कारण भाई कांग्रेस थोड़ा सा कम दिखा रही थी रुख, वो गांधी जी से अभी नहीं थी सहमत कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना है। पर गांधी जी भी एक लीडर थे, उन्होंने भी मतलब उनको समझाया, किया। तो फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, तो फाइनली कांग्रेस का सेशन, मतलब कांग्रेस की मीटिंग हुई नागपुर में दिसंबर 1920 नागपुर में मीटिंग में अ कॉम्प्रोमाइज वॉज डन, मतलब एक जगह पे कहीं बात बैठी, मतलब एक समझौता जैसा हुआ। एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड, और फाइनली कांग्रेस मान गई। कब मानी? 1920 के दिसंबर के अपने नागपुर सेशन में, ठीक है। कांग्रेस मान गई और उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ठीक है भाई, अब हम आपको भाई आज़ाद, हम आपके साथ हैं, हम अभी इस मूवमेंट का हिस्सा हैं। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया, भाई हाँ अब हमारे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा, हम लोग अब अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से कांग्रेस को भी गांधी जी ने साथ किया अपने, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि हु कोऑपरेटेड, अभी आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि कांग्रेस को साथ कर लिया गया, ठीक है। कांग्रेस को अपने साथ कर लिया गांधी जी ने। पर अब क्वेश्चन है कि हु पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कम्युनिटीज कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, मतलब कौन कौन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाला, और जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने नॉन कॉपरेशन जो आइडिया थी नॉन कॉपरेशन की, उस आइडिया को कैसे उठाया। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स कौन थे, आखिर शामिल कौन कौन हुए। आपने देखा कांग्रेस पार्टी को गांधी जी ने कन्विंस कर लिया, कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई। तो कौन कौन शामिल हुआ, कांग्रेस तो एक पार्टी थी, लोगों में कौन कौन शामिल हुआ, और अलग अलग कम्युनिटीज ने ये नॉन कॉपरेशन की आइडिया को क्या समझा। अब आप देखो, पहले गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चाह रहे थे, उनका जो मेन एम था स्वराज, ठीक है। खिलाफत कमेटी को कैसे गांधी जी ने शामिल किया था, क्योंकि वो खलीफा के पावर्स प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। खिलाफत कमेटी के जो ब्रदर्स ज्वाइन हुए थे,
वो उन्होंने अपना जो मुस्लिम पावर मतलब मुसलमानों को इसलिए ज्वाइन कराया था, वो खलीफा का भला चाह रहे थे, ठीक है। तो अब मुसलमान क्यों एंटर हुए थे? खलीफा के भले के लिए। तो अब इन दोनों ये मतलब हर किसी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी। अभी किसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे देखा वो देखेंगे। सो द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921, ठीक है। सो कांग्रेस की एंट्री के बाद जब कांग्रेस ने हाँ बोल दिया, उसके बाद नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट फाइनली जनवरी 1921 में चालू हुआ, ठीक है। जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ। अब किसका क्या क्या रोल था? सबसे पहले मिडिल क्लास ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या मिडिल क्लास पीपल का रोल था और क्या हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। सो मिडिल क्लास, ठीक है। सो मिडिल क्लास में स्टूडेंट्स टीचर्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। अब मिडिल क्लास जो मतलब मिडिल क्लास मैक्स हमेशा से एक कहते हैं ना सबसे ज़्यादा संख्या वाली क्लास होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास ही रहती है। सो मिडिल क्लास ने क्या किया? मिडिल क्लास ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था कि हमको ब्रिटिशर्स की सारी चीज़ों को बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है। तो कैसे मिडिल क्लास के लोगों ने कैसे सपोर्ट किया इस मूवमेंट को? तो जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने क्या किया? जो टीचर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल, स्टूडेंट्स टीचर्स दोनों ने लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। उस टाइम जो सरकारी स्कूल थे, सरकारी कॉलेजेस थे, कौन चला रहा था? ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश ने पूरा इंडिया को अपने कब्जे में कर रखा था। सो गवर्नमेंट मतलब कौन चला रहा था? गवर्नमेंट चला रही थी। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जॉब, ठीक है, जॉब छोड़ दी, स्कूल्स छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए। और जो उस टाइम जो कोर्ट्स थे, कोर्ट्स भी कौन चलाता था? कोर्ट्स भी उस टाइम ब्रिटिशर्स ही, मतलब सब कुछ ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ कर लिया था। सो लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। तो लॉयर्स ने भी वहाँ पे काम करने से मना कर दिया, उन्होंने वहाँ पे भी काम करना बंद कर दिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। जो काउंसिल इलेक्शंस थे, ठीक है, जो काउंसिल इलेक्शंस थे उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया। काउंसिल इलेक्शंस का मतलब वही मैंने अभी आपको मतलब जब मैंने आपको वो कांग्रेस वाली बात बताई थी कि कांग्रेस काउंसिल इलेक्शंस में खड़ा रहना चाहती थी, पर अगर मूवमेंट में ज्वाइन होना था तो खड़ा नहीं होना था। सो काउंसिल इलेक्शंस को भी मना कर दिया कि कोई नहीं लड़ेगा। खाली मद्रास में से कुछ लोगों ने काउंसिल इलेक्शंस में खड़े रहे। मद्रास में जो लोग काउंसिल इलेक्शन में खड़े रहे, एक्चुअली वो लोग नॉन ब्राह्मण लोग थे, मतलब उनको हमेशा से जो ऊंची पोजीशंस थी उन पे ब्राह्मण्स को बिठाते थे, जजेस वगैरह, लॉयर्स वगैरह। तो जब यहाँ पे अब कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था इलेक्शन में, कांग्रेस ने तो मना कर दिया, उस टाइम सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की थी, तो सबसे ज्यादा उसके होते थे खड़े होने वाले इलेक्शंस में, तो अब कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था। तो मद्रास के कुछ जो नॉन ब्राह्मण थे, जिनको थोड़ी जो अभी वो चाह रहे थे उनको मौका मिले, उनको इज्जत मिले, अच्छी पोजीशन मिले, तो उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। तो मद्रास में कुछ नॉन ब्राह्मण खड़े हो गए इलेक्शन में, बाकी इसके अलावा पूरे देश में इलेक्शन कोई नहीं लड़ा। थर्ड, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, फॉरेन क्लॉथ बर्न्ट इन ह्यूज बॉन फायर्स। फॉरेन गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया गया, भाई बाहर से आता हुआ सामान कोई नहीं यूज करना है, कोई बाहर से आते हुए कपड़े क्लोथ्स तो एक ही बात हुई, क्लोथ्स वगैरह या बाहर से जो भी चीज आती है उसे कुछ भी यूज नहीं करना है बाहर से। और लिकर शॉप्स, तो तब जो लिकर शॉप्स थी, जो अल्कोहल की शॉप्स थी, दारू के जो दुकानें थी, उन्हें पिकेट कर दिया गया। पिकेट मतलब एक तरह से उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है, मतलब अंदर नहीं जाने दे रहे थे किसी को भी, मतलब ब्लॉक कर दिया उसका एंट्रेंस। पिकेट करना मतलब एक तरह से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये एक तरीका था, जो मिडिल क्लास लोग थे वो इस तरह से सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। उन्होंने फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया, जो लिकर शॉप से उसको पिकेट कर दिया, मतलब वहां पे ब्लॉक कर दिया। और फॉरेन क्लोथ्स को उन्होंने बर्न किया इन ह्यूज बॉन फायर्स, मतलब जो फॉरेन क्लोथ्स थे,
जो बाहर के जो कपड़े थे उन्होंने उसका एकदम, वो कहते हैं ना, होली जलाई, एकदम यूज बॉन फायर्स, मतलब होली का दहन कर दिया उसका। अभी तो इससे क्या हुआ, तो इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ही नुकसान हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये जो इंग्लैंड वगैरह से कपड़ा मंगाते थे तो उनसे उनको फायदा मिलता था, रिवेन्यू होता था। सो इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हार्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। तो ये 2 साल जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में चालू हुआ, तो 2 साल से फॉरेन से कपड़ा आधा हो गया आना, ठीक है, एकदम आधा हो गया, इंपोर्ट कम हो गई कपड़े की फॉरेन की। बॉयकॉट मूवमेंट की वजह से प्रोडक्शन ऑफ इंडियन स्टील मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। अब ये बॉयकॉट हुआ, इसमें इंडियन मिल्स को फायदा हो गया, जो इंडियन की फैक्ट्रीज, इंडिया फैक्ट्रीज थी, तो उनके जो कपड़े वगैरह थे या हैंडलूम्स थे, ठीक है, वो सब वेंट अप, मतलब वो सारे क्या हो गए, उनका प्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त होने लग गया, क्योंकि इंपोर्ट हो नहीं रहा था तो लोग कपड़े तो पहनेंगे, तो इंडियन जो फैक्ट्रीज थी, इंडियन मिल्स थे, उनका फायदा होने लगा। बट द मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन। पर अब धीरे धीरे सिटीज में इस मूवमेंट का थोड़ा सा जोश कम पड़ गया। क्या कारण था, क्यों ये मूवमेंट सिटीज में अब थोड़ा सा उसका जोश क्यों कम पड़ गया? कारण है, पहला कारण, ठीक है, क्यों ये मूवमेंट सिटीज में क्यों कम पड़ा। पहला ड्रॉबैक मतलब कारण क्या है कि ये मूवमेंट स्लो पड़ा सिटीज में। पहला कारण, खादी वॉज एक्सपेंसिव एज कंपेयर्ड टू फॉरेन क्लोथ्स, सो पुअर कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। खादी मतलब ऑब्वियसली अगर आप बहिष्कार कर रहे हो फॉरेन क्लोथ्स का, तो आपको क्या पहननी पड़ेगी, खादी। खादी मतलब इंडियन टेक्सटाइल था, खादी के कपड़े पहनने पड़े। तो खादी एक बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े थे उस टाइम, मतलब खादी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इंडियन कपड़े एक्सपेंसिव थे कंपेयर टू फॉरेन क्लोथ्स। जो फॉरेन के क्लोथ्स थे वो सस्ते पड़ते थे, फॉरेन का मटेरियल मतलब फॉरेन के क्लोथ्स सस्ते पड़ते थे, जबकि हमारी खुद की खादी बहुत ज़्यादा महंगी थी, खरीदने जाओ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। पुअर कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। तो जो थोड़े से गरीब थे वो खादी नहीं खरीद सक रहे थे, और फॉरेन क्लोथ्स वो सस्ते थे, उनको उस पे रीच था। वेरी फ्यू इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर प्रेजेंट। अब उस टाइम क्या था, मतलब ब्रिटिशर्स जैसे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर्स ने भी जॉब्स छोड़ दी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस से, लॉयर्स ने प्रैक्टिसेस छोड़ दी। अब सब ने छोड़ी तो क्या सब घर बैठेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं? या तो उस टाइम एक आध इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे भाई, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का आप शांति निकेतन आपने सुना होगा, तो ऐसी बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन थी, मतलब इंडियंस के इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेजेस नहीं थे खुद के, सब ब्रिटिशर्स के ही थे, मतलब ब्रिटिशर्स ने आके बनवाए थे। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स क्या करें, कहाँ जाएं, इतने कम, जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस इतनी कम थी उस टाइम, तो कहाँ जाएं। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स ने वापस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर लिया, मतलब स्टूडेंट्स ने वापस दाखला ले लिया स्कूल कॉलेजेस में, टीचर्स ने वापस जॉब ले ली, और लॉयर्स भी अपनी प्रैक्टिस पे वापस लौट गए, ठीक है। मतलब क्योंकि एक कारण यही था कि भाई आप छोड़ रहे हो तो सामने ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। आपने एक जगह पढ़ाई छोड़ दी, अब आपको दूसरी जगह पढ़ाई का ऑप्शन होना चाहिए, वो पढ़ाई का ऑप्शन था ही नहीं इंडियंस के पास। इंडियंस ने इतने सारे स्कूल कॉलेजेस तो बनाए ही नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे आने के बाद, ठीक है। वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से मिडिल क्लास मूवमेंट में चालू तो जोर शोर से हुआ था मिडिल क्लास लोगों में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पर फिर ड्रॉबैक देखने मिल गया सिटीज में, ठीक है। भाई लोगों को, जो गरीब लोग थे सिटी के, वो खरीद नहीं पा रहे थे इतने महंगे कपड़े इंडियन, और इंस्टीट्यूशंस भी कब तक नहीं जाते, तो लोग जाना चालू हो गए, ठीक है। इसके बाद पीजेंट्स का क्या हाल हुआ। अब दूसरा है भाई, आपने देखा कि मिडिल क्लास लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे देखा, अब पीजेंट्स ने इस मूवमेंट को कैसे देखा। जो पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स, ठीक है, जो गरीब फार्मर्स थे, जो कंट्री साइड में, जैसे विलेजेस वगैरह में फार्मर्स रहते थे, उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्या सीख लिया। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने बोला करना है, तो उन्होंने उसकी क्या समझ ली, ठीक है, फार्मर्स ने इसको कैसे अपनाया।
So for them the movement was more against the तालुकदार्स and landlords than the Britishers. अब देखो फिर से मैं क्या बता रही हूँ, हर किसी की सोच अपनी अपनी थी मूवमेंट को लेके। गांधी जी स्वराज के लिए लड़ रहे थे, खिलाफत जो ब्रदर्स थे वो खलीफा के लिए लड़ रहे थे। तो उसी तरह से पीजेंट्स का क्या था, पीजेंट्स की सोच थी, कंट्री साइड जो गांव के जो पीजेंट्स थे उनकी सोच थी, फॉर देम द मूवमेंट वॉज मोर अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। मतलब उनके लिए ब्रिटिशर्स से ज्यादा ये लड़ाई किसके साथ थी, ब्रिटिशर्स से ज्यादा ये लड़ाई तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के साथ थी। मतलब पीजेंट्स किन से परेशान थे, तालुकदार्स जो उनके तालुका के जो मेन हेड होते थे उनसे परेशान थे, वो लैंडलॉर्ड जमींदारों से परेशान थे। तो वो ब्रिटिशर से ज्यादा इन दोनों के खिलाफ थे। मतलब उनको भी एक आंदोलन चाहिए था, उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम का आंदोलन मिल गया, और वो किसके खिलाफ थे, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। क्यों प्रॉब्लम, अब हम देखते हैं क्यों आखिर पीजेंट्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करने का सोचा, क्या प्रॉब्लम्स थी पीजेंट्स की। सो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स। तो पहली प्रॉब्लम थी तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ सेसेस। जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या करते थे, उनसे बहुत ज्यादा भाड़े लेते थे, हाई रेंट, मतलब वो उनकी खेती बाड़ी जमीनों पे काम करवाते थे। तो मतलब उन खेती बाड़ी के लिए वो जमीनें वगैरह या कुछ और उधार लेते थे, तो हाई रेंट, उनका जो ज्यादा भाड़ा बहुत ज्यादा होता था। वेराइटी ऑफ सेसेस, सेसेस मतलब तरह तरह के उन पर टैक्स लगा के रखे थे जो ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे। फिर दूसरा इनका प्रॉब्लम क्या था पीजेंट्स का, हमारे उस टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पीजेंट्स का क्या प्रॉब्लम था, भेगर, BEGAR, मैं बैगर नहीं बोल रही हूँ, बैगर BEGGAR होता है, मैं भेगर BEGAR। बेगर क्या था, बेगर एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जो काम लिया जाता था विलेजर से, गांव वालों से काम लिया जाता था जबरदस्ती, और उनको कोई पैसा भी नहीं दिया जाता, फ्री में काम करने की प्रथा थी उस टाइम। ब्रिटिशर जबरदस्ती डरा धमका के उनसे फ्री में काम कराते थे, उसे कहते हैं भेगर। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स पीजेंट्स की थी। पहली प्रॉब्लम थी कि भाई उन्हें तालुकदार और जमींदारों को बहुत हाई रेंट देना पड़ता था और बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी कि उन्हें बेघर करना पड़ता था। तो बेघर करना मतलब फ्री में काम करवाते थे ब्रिटिशर्स उनको डरा धमका के, और वो डर के करते भी थे, क्या करें, रहना है। सो ये दो इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, और यही कारण था कि पीजेंट्स ने जब ये मूवमेंट के बारे में सुना कि गांधी जी ने एक नया मूवमेंट निकाला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। पर उनका ज्वाइन करने का फंडा कुछ और ही था, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे, वो तो तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ थे। अब जब इन्होंने ये ज्वाइन किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब इनकी क्या डिमांड थी, मतलब जो भी ऑब्वियसली आप कोई चीज ज्वाइन कर रहे हो तो क्या डिमांड थी। सो डिमांड्स ऑफ पीजेंट, पहले ही डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, उनसे जो टैक्स वगैरह वसूला जाता है, ठीक है, इतने हैवी टैक्सेस लिए जाते हैं, वो उनको कम करें, रिडक्शन करें। एबॉलिशन ऑफ भेगर, एबॉलिशन ऑफ भेगर मतलब ये जो इनसे फ्री में काम कराया जाता था उसे एबॉलिश कर दें। ठीक है, भेगर जो उनसे फ्री में काम कराया जाता था वो सिस्टम एबॉलिश कर दिया जाए। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मतलब जो लैंड था जो अधिकतर सारे अमीरों के पास था, वो चाहते थे कि वो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए और सब में बराबर बांट दिया जाए। तो डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगर और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इसके अलावा भी इनकी डिमांड्स थी, और एक और डिमांड थी सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। मतलब जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जो उन पे जुल्म करते थे लैंडलॉर्ड्स, उनके जमींदार जो जुल्म करते थे, उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया जाए। भाई उनसे किसी का कुछ वास्ता ना हो, क्योंकि वो बहुत खराब है, वो तो जुल्म करते हैं इन पे। सो ये सारी डिमांड्स किसकी थी, ये सारी डिमांड्स थी पीजेंट्स की। और प्रोटेस्ट कैसे किया, अब उन्होंने ये डिमांड थी, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये सब जुड़े, सारे पीजेंट्स जुड़ गए, तो उन्होंने प्रोटेस्ट कैसे किया, आंदोलन कैसे कैसे किया। सो पहला प्रोटेस्ट था नो सर्विसेज वर प्रोवाइडेड टू लैंडलॉर्ड्स लाइक बार्बर्स, कॉबलर्स एंड वॉशरमैन। कैसे प्रोटेस्ट किया इन लोगों ने, जो पीजेंट्स थे, ये जो गरीब फार्मर्स वगैरह थे,
जो छोटे छोटे ये लोग थे गांव के, ठीक है, एकदम गरीब से लोग थे, उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया? तो उन्होंने पहला प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेस्ट करना मतलब उन्होंने अपना जो बगावत थी, अपना आंदोलन कैसे दिखाया? तो नो सर्विसेज वर प्रोवाइडेड टू लैंडलॉर्ड्स लाइक बार्बर्स, कॉबलर्स, वॉशरमैन। उन्होंने लैंडलॉर्ड को सर्विस देना बंद कर दिया, मकान मालिकों को जो वो सर्विस दिया करते थे, जैसे बार्बर की, नाई की, कॉबलर की, वॉशरमैन की, उनके कपड़े धोया, तो सब उन्होंने सर्विस देने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम लैंडलॉर्ड्स को किसी तरह से सर्विस नहीं देंगे। तालुकदार्स वर अटैक्ड, तालुकदार को अटैक करा गया। तालुकदार्स कौन थे? मैंने आपको बताया था, तालुका में जो बड़ी पोजीशन पे, मतलब एक पर्टिकुलर जगह की बड़ी पोजीशन वाला जो अमीर आदमी, तालुकदार, वो लोग तालुकदार्स पे हमले करने लगे। बाजार्स वर लूटेड, वो अब बाजारों को भी लूटने लगे। भाई हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जुड़ गए। इनकी सोच ही कुछ और थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू कैसे किया था? अब हर कोई उसको अपने फायदे के हिसाब से यूज कर रहा है। सो इन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया कि भाई हम सर्विस नहीं देंगे, उन्होंने तालुकदार पे अटैक करना चालू कर दिया, बाजारों में लूटमार मचा दी। और अवध में, अवध करके आपको पता एक जगह का नाम है इंडिया में, सो अवध में पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। और अवध में उनका लीडर कौन था? पीजेंट्स का बाबा रामचंद्र लीडर थे। बाय अक्टूबर 1920 द औध किसान सभा, और इन सबको मिला के OUDH, मतलब अवध को औध बोल रहे हैं, ठीक है। द औध किसान सभा, किसान सभा मतलब पीजेंट्स की सभा, पीजेंट्स की, ऐसे आप पीजेंट्स की मीटिंग बोल सकते हो। सो द औध किसान सभा मतलब एक ऐसा कमिटी बनाई गई, औध किसान सभा करके कमिटी बनाई गई, और उसके लीडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग, ठीक है। सो इस तरह से पीजेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, भाई हम नाई वगैरह का काम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। तालुकदारों पे अटैक करने लग गए, बाजारों को लूटने लग गए, और बाबा रामचंद्र उनके लीडर बने जो उनके प्रोटेस्ट के, और जवाहरलाल नेहरू ने भी साथ दिया। तो इस तरह से ये पीजेंट्स का था, ठीक है, पीजेंट्स की सोच थी, इन जो प्रोटेस्ट के लिए पीजेंट्स की सोच थी। अब ट्राइबल पीपल, ठीक है, अब ट्राइबल पीपल की क्या सोच थी? तो ये औध किसान सभा जो थी वो एक सेटअप की गई। जो अवध में पीजेंट्स थे उनको, मतलब जो लीडर थे उनके, वो थे बाबा रामचंद्र, ठीक है। सो प्रोटेस्ट कैसे कैसे किया वो डिस्कस कर रहे हैं। जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको सर्विसेज देने से मना कर दिया, तालुकदारों पे अटैक करने लगे, बाजारों को लूटने लगे। और जो अवध में जो वहाँ के फार्मर्स थे, जो वहाँ के पीजेंट्स थे, उन लोगों के लीडर कौन बन गए? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र उनके लीडर बन गए। और अक्टूबर 1920 में जो औध किसान सभा है वो सेटअप की गई, वो बनाई गई, किसानों के लिए बनाई गई वो। और उसके लीडर्स कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और, ठीक है। सो इस तरह से प्रोटेस्ट हुआ बाय द पीजेंट्स, ठीक है। अब हम तीसरे, जो थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ दिया, वो कौन थे? वो थे ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने भी इसमें साथ दिया। कैसे? जो ट्राइबल पीपल थे उनकी पहले तो प्रॉब्लम्स क्या थी? देखो, जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ दे रहा था उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, मतलब उस ग्रुप की कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो हर कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो जो मूवमेंट है ज्वाइन कर रहा था। ट्राइबल पीपल, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने, ये जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्यों ये मूवमेंट ज्वाइन किया? तो उनके क्या प्रॉब्लम्स थे? सो द देयर प्रॉब्लम्स वर, पहला प्रॉब्लम था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे, क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया फॉर द ट्राइबल पीपल। मतलब ब्रिटिशर्स ने उनकी जो बड़ी बड़ी एरियाज थी, ठीक है, उनकी जो बड़ी बड़ी एरियाज थी उसे उन्होंने क्लोज कर दिया, ठीक है। मतलब उन्होंने उनके फॉरेस्ट के पे कब्जा कर लिया। फॉरेस्ट पे कब्जा करके ये लोग क्या करते थे? या तो वो खुद उनके प्रोड्यूस खुद बेचते थे, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस बेचते थे, उनका लकड़े, वो फॉरेस्ट का लकड़ा वगैरह काट के बेचा करते थे। और मतलब फॉरेस्ट में या तो वो लैंड बनवा देते थे, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स ने उनको बेघर कर दिया, एक तरह से उनको बिना घर का कर दिया। उन्होंने उनके मतलब कब्जा एक तरह से कर लिया फॉरेस्ट पे, जो कि
फॉरेस्ट एरियाज ट्राइबल पीपल का एक जन्म सिद्ध अधिकार था, वो रहते ही फॉरेस्ट में थे और ब्रिटिशर्स ने उस पर कब्जा कर लिया। फोर्स्ड देम टू बिल्ड रोड्स, अब जबरदस्ती फॉरेस्ट उनसे फॉरेस्ट छीन के वहां पे उन्हें सड़क बनाने बोला करते थे, जबरदस्ती सड़क बनाओ, और वो भी बेगर में मतलब फ्री में, मतलब आपसे सिर्फ काम लेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे और फ्री में आपको काम करना है। प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम एंटरिंग फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग कैटल्स और कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड फ्यूल वुड्स, उन्हें मना करते थे, मतलब उन्हें मना करते थे आप फॉरेस्ट में घुस नहीं सकते हो, फॉरेस्ट में घुस के आप अपनी कैटल्स को चरा नहीं सकते हो, आप फ्रूट्स नहीं कलेक्ट कर सकते हो, आप लकड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरे फॉरेस्ट पे खुद का कब्जा कर लिया था। वो फॉरेस्ट की एक एक चीज़ को बेच के कमाते थे, टिम्बर को, हर चीज़ को, लकड़ा फर्नीचर के लिए, उनकी शिप्स के लिए जाता था। तो फॉरेस्ट की सारी चीज़ों पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, हर चीज़ से वो बिजनेस करते थे। और ट्राइबल पीपल जिनकी वो जन्म भूमि थी, जहाँ वो रहते थे, उनका घर था फॉरेस्ट, उनको जैसे एक तरह से घर से निकाल दिया था ब्रिटिश पीपल ने, मतलब उन्होंने उन्हीं के घर से उन्हीं को ही निकाल दिया था। ये प्रॉब्लम्स थी ट्राइबल पीपल की, तो ये 3 प्रॉब्लम थी उनकी। तो सामने उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उन्होंने अपना गुस्सा कैसे दिखाया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसने भी ज्वाइन किया उसने अपना प्रोटेस्ट दिखाया, प्रोटेस्ट मतलब उन्होंने जो है अपना आंदोलन दिखाया। उन्होंने कैसे दिखाया, उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल पीपल ने प्रोटेस्ट दिखाया, उन्होंने गोरिल्ला वॉर झेल ली, गुरिल्ला वॉर को स्टार्ट किया। गुरिल्ला वॉर क्या होती है, गुरिल्ला वॉर एक जो कॉमन पीपल वॉर स्टार्ट करते हैं, जो कॉमन पीपल जो मिलिटेंट नहीं होते हैं, नॉन मिलिटेंट लोग जब वॉर करते हैं, लड़ाई करते हैं, एक बड़े लेवल पे लड़ाई करते हैं, तो उसे कॉमन पीपल द्वारा की गई वॉर को गुरिल्ला वॉर कहा जाता है। गुरिल्ला वॉर उन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया, आंध्र प्रदेश के गुदैम हिल्स में, ठीक है, गुदैम हिल्स में लड़ाई चालू कर दी उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ। और ये जो उन्होंने गुरिल्ला वॉर छेड़ी थी गुदैम हिल्स, आंध्र प्रदेश के गुदैम हिल्स में, ये जो ब्रिटिश वॉर, ये जो गुरिल्ला वॉर छेड़ी थी, इट वॉज लेड बाय अलूरी सीताराम राजू। उनका लीडर कौन था इसमें, अलूरी सीताराम राजू। ये एक ही नाम है, ये 3 नाम नहीं है, अलूरी सीताराम राजू एक ही जने का नाम है, ठीक है। ट्राइबल पीपल का लीडर कौन था इसमें, अलूरी सीताराम राजू करके एक आदमी था। और वो आदमी अपने आप को एक बहुत महान बताता था, वो कहता था कि मेरे को दूर का दिखता है, भाई मैं आगे की सोच सकता हूँ, और मेरे में ऐसी पावर है कि मुझे कुछ गोली वगैरह नहीं लगेगी, ऐसे वो बड़ी बड़ी बातें करता था। और वो गांधी जी से भी बहुत इंस्पायर्ड था, और वो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी बहुत इंस्पायर्ड था। वो लोगों को समझाता था, परसुएड करता था कि भाई आप लोग खादी पहनो, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने बोला है खादी पहनो, एंड गिव अप ड्रिंकिंग। वो लोगों को बोलता था आप जो अल्कोहल वगैरह ना पियो, हमारे देश का भला होगा, आप नहीं पियो। गांधी जी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और वो सारे जो ट्राइबल पीपल थे उनको भी वही सिखाता था। पर एक चीज़ थी जो गांधी जी से सहमत नहीं था, क्या, अलूरी सीताराम राजू क्या सोचता था, ही थॉट दैट वायलेंस मस्ट बी यूज्ड टू लिबरेट इंडिया। वो सोचता था कि अगर इंडिया को आज़ादी दिलानी है तो हमें लड़ाई ही करनी पड़ेगी। वायलेंस मतलब मार धाड़ से, लड़ाइयों से ही इंडिया जीतेगी, मतलब इंडिया को हम तभी आज़ाद कर पाएंगे। भाई गांधी जी का NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, गांधी जी तो एक नॉन वायलेंट पर्सन थे, ठीक है, वो वायलेंस में मानते ही नहीं थे। पर हर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से अपना, एक खाली मिडिल क्लास था जिसने थोड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सही तरह से किया। बाकी आप देखोगे कि उससे पहले भाई जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स ने भी भाई सभाएं वभाएं बनाई, वो तालुकदार को अटैक कर रहे थे, बाजार लूट रहे थे, ठीक है, ये सब तो गांधी जी की आइडियोलॉजीज थी नहीं। अब ट्राइबल पीपल तो वॉर कर रहे हैं, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करके। गांधी जी की तो ये आइडियोलॉजी ही नहीं थी, मतलब गांधी जी तो मारधाड़ में मानते ही नहीं थे। उन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया और वो लड़ाई कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम पे। इनका पूरा जो सोच ही है वही गलत थी। तो
और अल्लूरी सीताराम राजू ने बस यही माना था कि भाई वायलेंस से ही इंडिया का भला होना है। जो ये जो गुदाम रेबल्स थे, गुदाम मतलब गुदाम क्या था, गुदाम हिल्स थी, हिल्स पे वो जो रेबल्स थे, गुदाम हिल के जो रेबल मतलब जो लड़ाके थे, जो झगड़ते थे, अटैक्ड पुलिस स्टेशन। वो लोग क्या करते थे, पुलिस स्टेशन को अटैक करते थे एंड किल्ड ब्रिटिशर्स। पुलिस स्टेशन को अटैक करके वो ब्रिटिशर्स को किल करते थे। दे कंटिन्यूड गुरिल्ला वॉर फॉर स्वराज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरिल्ला वॉर करना कंटिन्यू किया, ठीक है, मतलब गुरिल्ला वॉर चालू ही रखा स्वराज के लिए, ठीक है। सो गुदाम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन। जो गुदाम रेबल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को अटैक किया और उन्होंने ब्रिटिशर्स को किल किया और उन्होंने गुरिल्ला वॉर को कंटिन्यू किया स्वराज के लिए। In 1924, राजू वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड एंड ओवर टाइम बिकेम अ हीरो। आखिर 1924 में जो राजू था, जो राजू था, जो उनका लीडर था, उन्हें फाइनली 1924 में पकड़ लिया गया, राजू को कैप्चर कर लिया गया और उसे थोड़े ही टाइम में किल करा गया, ठीक है। उसे मतलब पकड़ के 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ा गया और उसे कैप्चर करके बंदी बना के उसे मार दिया गया, ठीक है। सो इस तरह से, और वो मतलब एक हीरो बन गया, फोक हीरो बन गया, मतलब एक मरने के बाद वो और ज़्यादा अमर हो गया लोगों के बीच, क्योंकि वो मरा एक पर्पस के लिए था, वो ट्राइबल पीपल के लिए लड़ रहा था, वो उनका लीडर बना था। तो और वो जब मरा तो मरने के बाद तो आपको पता है लोग ज़्यादा ही तारीफ करते हैं, तो वो एक हीरो ही बन गया, ठीक है। सो इस तरह से ये रोल था, ये रोल था ट्राइबल पीपल का, ठीक है। ट्राइबल पीपल का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये रोल था। अब फोर्थ ग्रुप ऑफ पीपल थे असम के प्लांटेशन वर्कर्स। असम के प्लांटेशन वर्कर्स, उनका क्या रोल था। अब यहीं देखो इसी टॉपिक में पीजेंट्स आया और अब एक असम प्लांटेशन वर्कर्स आया है। पहले प्लांटेशन क्या है वो समझो। प्लांटेशन का मतलब एक बड़ी एरिया में एक तरह की फसल उगाना, क्रॉप उगाना, ठीक है। एक बड़ी सी एरिया में, वो एरिया आपकी नहीं होती है, वो आप किसी के एरिया में, या मतलब प्लांटेशन करना एक तरह का क्रॉप, एक किसी बड़ी सी बहुत बड़ी सी एरिया में प्लांटेशन, मतलब एक बहुत बड़ी सी एरिया में फसल उगाना, क्रॉप उगाना, उसे कहते हैं प्लांटेशन। एक तरह की फसल होती है, जैसे भाई कहीं कॉफ़ी के बागान होते हैं, सिर्फ कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक है। सो वैसे ही कुछ प्लांटेशन। तो असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, सो असम के प्लांटेशन वर्कर्स की प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है। असम के प्लांटेशन वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम थी। सो उनकी पहली प्रॉब्लम थी अकॉर्डिंग टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। अब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के हिसाब से 1859 में एक नियम पास किया गया, ब्रिटिशर्स ने एक नियम पास किया 1859 में। उसका नाम क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट एक कानून था। उस कानून के हिसाब से प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द प्लांटेशन विदाउट परमिशन। मतलब प्लांटेशन वर्कर्स जो कि अलग अलग जगहों से प्लांटेशन करने आते थे, जो ये काम करने आते थे, काम की तलाश में आते थे इन बागानों में, तो अगर वो आके ज्वाइन करते हैं तो उन्हें परमिशन नहीं थी प्लांटेशन छोड़ने की बिना परमिशन। मतलब आप परमिशन के बिना नहीं जा सकते, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी हो। इसका मतलब इनसे काम बहुत ज़्यादा अत्यधिक, बहुत अति काम लिया जाता था। सो मतलब इन्हें परमिशन नहीं थी प्लांटेशन छोड़ने की। दे वर रेयरली गिवन परमिशन नहीं थी, और परमिशन मांगते भी थे तो कभी उन्हें परमिशन मिलती नहीं थी, ठीक है। सो मतलब जो आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स की पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि वो फंस गए थे। असम में वो लोग खेती बाड़ी करने, मतलब असम में प्लांटेशन करने गए थे, खेती करने गए थे, किसी और की एक बहुत बड़ी समझो एक कंपनी की ज़मीन पे वो प्लांटेशन करने गए थे, और उन्हें अगर अपने घर जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी, उन्हें अपने गांव वापस जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। पर अगर वो परमिशन, अगर मतलब वो एक्सेप्ट ना, मतलब उन्हें मना किया जाता था, और मतलब और उन पे एक नियम डाल दिया गया था। नियम था 1859 का, भाई आप हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो आप हमारी परमिशन के बिना जा नहीं सकते। और परमिशन तो ये लोग देते ही नहीं थे, मतलब एक तरह से ये लोग अपने गांव वगैरह, अपनी फैमिली से दूर, या असम में ये लोग एक तरह से फंस गए थे काम करके।
तो इन्होंने अपने इस प्रॉब्लम्स का प्रोटेस्ट कैसे किया, इसके ये इन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया। सो ड्यूरिंग एनसीएम थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड होम। तो जब ऐसे हुआ कि भाई गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हजारों की संख्या में जो वर्कर्स थे वो लोग प्लांटेशन काम मतलब उन्होंने एक मतलब प्लांटेशन ज्वाइन वो छोड़ना चाहते थे, पर वो नियम के हिसाब से बंद गए थे, क्योंकि उस नियम के हिसाब से आप छोड़ नहीं सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, वो हजारों वर्कर्स ने वो प्लांटेशन का काम छोड़ के और वापस अपने गांव अपने घरों की तरफ चलने लगे। उन्होंने क्या सोचा, दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वॉज कमिंग। उनके मन में क्या आया कि अब तो गांधी राज आ रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ है, गांधी जी तो बहुत ज्यादा पावर में है, अब आ रहा है गांधी राज। सो एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। उनको ऐसे लगता था कि हम सबको अब हमारे गांव में गांधी जी हमको जमीनें दिलवाएंगे, जबकि गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। गांधी जी सिंपली ये सब स्वराज के लिए कर रहे थे। पर जो ये पीजेंट्स हैं, ये जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं असम ने, इन्होंने क्या सोचा कि चलो अब सब काम धाम छोड़ो, घरों की तरफ चलो, भाई गांधी राज आ रहा है और हम सबको अब हम जैसे ही हमारे गांव में जाएंगे हमको जमीनें दी जाएंगी, ठीक है। सो ये एक बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन था गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। उल्टा इन प्लांटेशन वर्कर्स को रस्तों में ही पकड़ लिया गया। ये हजारों जब ये जा रहे थे तो रस्तों में ही ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया और बहुत मार पड़ी इनको और वापस उनको कामों पे लगा दिया गया, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो है प्लांटेशन वर्कर्स पे ये असर रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि देश के अलग अलग वर्ग ने प्लांटेशन मतलब अलग अलग वर्ग ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरह से देखा, ठीक है। मिडिल क्लास की अपनी सोच थी, ट्राइबल की अपनी सोच थी, पीजेंट्स की अपनी सोच थी, और मतलब हर लेवल ने अपने अपने हिसाब से इसको देखा और अप्रोच भी हर किसी का अलग अलग था। जबकि गांधी जी का एक ही था नारा कि भाई स्वराज चाहिए। अब लास्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को ये मूवमेंट आखिर बंद कर देना पड़ा, पीछे खींचना पड़ा। पहले तो देश में चारों तरफ आप देख रहे हो इतनी ज्यादा मिसकम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन चल रही थी। लोगों को ये पता ही नहीं था कि हमको ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना है। कोई पीजेंट्स थे, पीजेंट्स अपने जो हैं अपने लैंडलॉर्ड्स को बॉयकॉट कर रहे थे, ट्राइबल पीपल अपना वो कर रहे थे, हर कोई अपने हिसाब से अपने अपने जिससे वो प्रॉब्लम में था सब उसको बॉयकॉट कर रहे थे। तो फाइनली ऐसी एक चीज हुई इन फरवरी 1922। फरवरी 1922 में क्या हुआ, फरवरी 1922 में गोरखपुर में एक चौरी चौरा नाम की जगह है। फरवरी 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की जगह है। वहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हिसाब से कुछ लोगों ने एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन निकाला। मतलब वो शांति से एक बाजार में जा रहे थे, पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट करते, मतलब वो शायद वो ऐसे हाय हाय कर रहे हों या भाई ब्रिटिश सरकार हाय हाय, पर वो शांति से जा रहे थे, ठीक है। एक बाजार में से वो गुजर रहे थे, बहुत सारे लोग पीसफुली गुजर रहे थे और वहां से फिर पुलिस आ गई। वहां आ गई पुलिस और लोगों में एकदम जम के झगड़ा हुआ, ठीक है। सो इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, मतलब फुल झगड़ने पे उतर आए। वो शांति से जा रहे लोग, पुलिस एकदम भिड़ गए और इस कार्रवाई में काफी पुलिस वालों की मौत भी हो गई। बहुत सारे पुलिस वाले मर भी गए इस भाई ये चौरी चौरा में। भाई गोरखपुर में ये चौरी चौरा जो नाम की जगह थी उसमें पुलिस वाले भिड़ पड़े इन लोगों से जो ये सत्याग्रही थे, मतलब ये जो पीसफुल शांति से जा रहे थे। सो पुलिस वालों की मौत हो गई। तो जब गांधी जी तक ये बात पहुंची, hearing to the incident, महात्मा गांधी called a halt to the NCM। जब गांधी जी ने ये इंसिडेंट सुना कि इस तरह से पुलिस वालों की मौत हो गई है, तो महात्मा गांधी ने आखिर एनसीएम को एक हॉल्ट दिया, एक रुकावट दे दी, ठीक है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको पीछे खींच लिया, ठीक है, क्योंकि देश के सारे हिस्से कंफ्यूज्ड थे। कोई भी इस मूवमेंट को सही स्पिरिट में ले ही नहीं रहा था, सही तरह से ले ही नहीं रहा था। और जो इवन एक जगह और भाई पुलिस को भी मार दिया गया, मर गए पुलिस वाले,
सो गांधी जी को मतलब समझ गए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देश समझ नहीं पा रहा है, और गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस खींच लिया। उन्होंने भाई एक हॉल्ट दे दिया, एक रोक दे दी कि ये मूवमेंट अब आगे नहीं बढ़ाना है। सो इस तरह से आज हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही डिस्कस किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, इस तरह से साथ में बोला जाता है। और ये मूवमेंट को किस तरह से किस किस तबके ने लिया, कैसे किस किस ने क्या सोचा, आखिर गांधी जी को विड्रॉ करना पड़ा ये मूवमेंट। हमने देखा कि भाई ये चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद गांधी जी भी डर गए, और उनको लगा कि ये मूवमेंट से तो अब झगड़े हो रहे हैं चप्पे चप्पे पे, और पहले तो मुझे सत्याग्रहियों को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि सत्याग्रही को तो पता ही नहीं है कि मूवमेंट में करना क्या है। कोई झगड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बॉयकॉट, भाई कोई सर्विस नहीं दे रहा है, तो उनको लगा पहले मुझे सत्याग्रही को समझाना पड़ेगा कि हमें किस तरह से करना है। और कांग्रेस के अंदर भी कुछ जो लीडर्स थे वो भी अब तंग आ गए थे भाई ये सब करके, और अब कांग्रेस अब पार्टिसिपेट करना चाह रही थी काउंसिल इलेक्शन से, क्योंकि जब से उन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन करा था वो मतलब इलेक्शंस में नहीं खड़ी हो पा रही थी। अब कांग्रेस भी हैरान, मतलब कांग्रेस भी कंटाड़ गई थी एनसीएम मूवमेंट से, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। तो उनको लगा कि भाई हमें ये जो काउंसिल है उसमें हमको भी भाग लेना है। तो इस तरह से मतलब कांग्रेस ने भी साथ छोड़ दिया गांधी जी का। तो उनको लगा, मतलब साथ इन द सेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मना कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी को आखिर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा, ठीक है। सो हम यहीं एंड करते हैं। आप टेक्स्ट बुक में हमने आज पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज 62 तक, ठीक है, 61 पेज तक आज हमने करा। सो जस्ट गो थ्रू टिल पेज 61, आप रीड कर लें and write all the points very properly, and just read them, try to learn them, and please send each and everything to me on WhatsApp. चलें, thank you.